शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। बरसात के मौसम में गर्भित बकरियों और मेमनों की देखरेख। किसान आसानी से कर सकते हैं कटिंग से पौधे तैयार। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा लाभ वही प्राप्त कर पाते हैं जो गर्भित बकरियों और उनके मेमनों की देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। चूंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस समय आप बकरियों और उनके मेमनों की देखरेख और प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं पशु चिकित्सालय बीना, जिला सागर के सहायक पशु चिकित्सक डॉक्टर HC यादव से। तो चूंकि बकरी बच्चे को भी पाल रही है एवं शरीर को भी शरीर को भी मेंटेन करना है, तो इस हिसाब से जो बकरी को अपन खान पान दे रहे हैं, जो पशु आहार दे रहे हैं, उसमें 25% पशु आहार और एक्स्ट्रा अपनी गाभिन बकरी के लिए हमें और बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो बच्चा देने वाली है वो स्वस्थ बच्चा जन सके। इसी के अगर लगता है हमें कि हमारी बकरी 10 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है, तो हमें कम से कम 30 ml कैल्शियम की मात्रा बकरी को कम 10 दिन लगभग दे देना चाहिए। बड़े आराम से ब्याएगी और जो जीर्ण गिरने की समस्या होती है, प्रोलैप्स होने की समस्या होती है, ये भी नहीं होती है। और कोशिश ये होना चाहिए कि बकरी हमारी शेड में ही रहे एवं जो शेड के बाहर जो हमने जो बाड़ा बनाया है, बाड़े में रहे। बाड़े की व्यवस्था भी यही हो कि बाड़े में किसी भी तरह से गीलापन ना हो, बकरी के पैर गीले ना हो, और बाड़े में घूम लें, 2 दिन में बाड़े में घूम लें, और बरसात अगर होती है तो उसको पुनः शेड में कर दिया जाए। यही व्यवस्था हमें मुख्य रूप से इस समय बरसात के समय में देखना चाहिए। किसान भाइयों, बकरियों की प्रजनन क्षमता बहुत होती है। बकरी करीबन 1.5 साल की उम्र में ही बच्चा प्रजनन करने की क्षमता रखती है और 6 से 7 महीनों के अंदर उनका जन्म हो जाता है। एक बकरी एक बार में 2 से 3 या कभी-कभी उससे अधिक बच्चे भी पैदा करती है, लेकिन इनके नवजात मेमनों की उचित देखरेख नहीं करने पर मृत्यु दर बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अब हमारी बकरी के ब्याने की बात आती है। जिस दिन हमारी बकरी बच्चा देती है, हम उस बकरी के आसपास रहें। बच्चा देने के बाद हम देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल सुस्त रूप से रहता है, तो हम सबसे पहले ध्यान दें कि बच्चे के नाक में अगर कोई सलाइवा, मुंह में कोई सलाइवा भरा है तो उसको साफ कर दें। बच्चे के सलाइवा को साफ करने के बाद थोड़ा पेट को हल्का हल्का सा दबा दें, ताकि बच्चे सांस लेने में शुरू हो जाए और सांस लेना उसका रेगुलर चालू हो जाए। तो हल्का दबाने से फेफड़े एक्टिव होते हैं और बच्चा सांस लेने लगता है बड़े आराम से। सलाइवा मुंह से और नाक से निकालने के बाद फिर बात आती है बच्चे की नाभ की। 4 इंच अब उनको देखना चाहिए कि 4 इंच छोड़ के एक अच्छे साफ सुथरे धागे से बच्चे की नाभ को बांध देना चाहिए धागे से, और धागे के जहां हमने गठान लगाई है, जोर से बांधा है, उसके नीचे साफ सुथरे ब्लेड से नाप को काट देना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको किसी भी प्रकार के कुत्ते बिल्ली पास में आ जाते हैं या कुछ भी है तो वो पहले नाप को ही देखते हैं। बकरी भी चाटते समय नाप को ही चाटती है, तो बकरी की बच्चे की नाभ में घाव बन जाते हैं, इससे बहुत तकलीफ होती है। तो हमारी कोशिश हो कि नाभ को हम पहले से ही काट दें। नाभ को काटने के बाद PP लोशन टिंचर आयोडीन से उसको सील कर दें,
ताकि उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना लगे। प्रायः देखा गया है कि हम बच्चे को दूध पिलाने में बहुत देरी कर देते हैं, तो कोशिश ये होना चाहिए कि बच्चा जन्मने के बाद उसको आधे घंटे के अंदर उसी माँ का दूध उसको मिल जाए, पहला दूध मिल जाए। इससे उसको बहुत सारी ताकत बच्चे को मिल जाती है और बच्चे का पेट भी समय से साफ हो जाता है। तो हमें पूरी तरह से ये कोशिश करना चाहिए कि हम आधे घंटे के अंदर बच्चे को पहला दूध जरूर पिला दें। फिर बात आती है बच्चे के खान पान की, तो 1 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, उस अलग से कोई आहार देने की ज़रूरत नहीं है। इसी व्यवस्था की तरह 1 महीने के बाद थोड़ा बच्चे को अपन चाहें तो हरी पत्तियाँ खिलाने की आदत डाल सकते हैं, हरी मुलायम पत्तियाँ उनको खिलाना शुरू कर सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद में मेमनों को दूध पिलाने का समय दिन में 3 बार निर्धारित कर देना चाहिए और शुरुआती दाना देना शुरू कर देना चाहिए, जिसे क्रीपर राशन कहते हैं। इस आहार को बनाने के लिए मकई का दर्रा, 32% मूंगफली खल्ली, 35% गेहूं चोकर, 20% मिनरल पाउडर, 2.5% नमक, 0.5% और फिश मील 10% को अच्छी तरह से मिलाकर दाना मिश्रण तैयार कर बकरी के मेमनों को उनकी उम्र और वजन के अनुसार 15 से 60 ग्राम मात्रा प्रति मेमने को 7 महीने की उम्र से 3 महीने की उम्र तक खिलाना चाहिए, जिससे उनकी शारीरिक बढ़वार अच्छी हो सके। किसान भाइयों, इसी प्रकार से पानी की बात आती है। अगर हमारे यहाँ नल कनेक्शन है का उसी का पानी पिलाएं, बाहर के स्रोतों का पानी अपन ना पिलाएं। 1 महीने के अंदर बच्चे को पेट के कीड़ों की दवाई जरूर पिला देनी चाहिए, ताकि अगर कोई पेट में कोई वर्मीसाइड पनपते हैं, अंता परजीवी के लिए समय समय पर उनको एल्बेंडाजोल दवाई जो हमारे मार्केट में मिल रही सामान्यतः मिल जाती है, हमारी सरकारी संस्थाओं में खूब आराम से मिल जाती है। तो एल्बेंडाजोल की दवाई समय समय पर अपने बच्चों में देते रहें। किसान भाइयों, अब बच्चा अपना अगर इसके बाद 3 महीने का जब होता है, 3 महीने में पहला टीका अपन को बच्चे को PPR का लगवा देना चाहिए। इसके बाद 6 महीने होने पर जो और बीमारियां जो सामान्यतः बकरियों में होती हैं, जैसे HS हुआ, FMD हुआ, ब्लैक क्वार्टर हुआ, इंट्रोटॉक्सीमिया हुआ, इन बीमारियों का रेगुलर टीकाकरण 6 महीने बाद अपन को अपने बच्चों में करा देना चाहिए। अब सभी प्रकार के टीकाकरण जो मैंने पहले बताए हैं, इन समस्त बीमारियों का टीकाकरण 1 साल के अंदर सभी बच्चों में करा लेना चाहिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की भी होगी बैठक। भोपाल जीएमसी सुसाइड मामले के बाद जूनियर डॉक्टरों का छलका दर्द, पत्र के जरिए बताया दर्द, लिखा मानसिक और शारीरिक रूप से हैं प्रताड़ित। सरस्वती आत्महत्या मामले में मोबाइल में मिला सुसाइड नोट, एसीपी का बयान, तथ्यों के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। पीएम रिपोर्ट की स्टडी के साथ परिजनों के आरोपों की भी होगी जांच। जीएमसी के डीन का बयान, जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अपने राज्य में अनेक किसान भाई फलदार पौधों की बागवानी करते हैं और इनकी खेती करके अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से समय समय पर खेती से संबंधित जानकारियां देते रहते हैं, जिसे अपना करके आप लाभान्वित भी होते हैं। आज हम आपको गांव ढोडसर, जिला जयपुर के किसान रमेश यादव से मिलवा रहे हैं, जो कटिंग के द्वारा पौधे तैयार कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके अनुभवों को। मैंने नर्सरी कर रखी है,
उसमें जो मैंने पौधे तैयार किए हैं, जैसे आंवला है, नींबू है, केरुंदा है, बेलपत्र है, इन चीज़ों की मैंने ये पौधे तैयार कर रखे हैं। आजकल किसानों का रुझान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है और बड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि बागवानी से अच्छी आय जो मिलती है। और जैसा कि किसान भाइयों, ये किसान विभिन्न फलदार पौधों की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है, पहले जैसे गर्मियों में विशेष ध्यान पानी की ध्यान रखना चाहिए, सर्दियों में पाला का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, समय समय पर गुड़ाई है, कोई अगर कीट लग रहा है तो दवाई का स्प्रे है, ये कुछ बातें ध्यान रखने की है। अब जैसे मैंने आंवला है, नींबू है, केरुंदा है, बेलपत्र है, ये मैं खुद यहाँ मेरी नर्सरी में पौधे तैयार करता हूँ। और जैसे आंवला है, आंवला का बीज मेरे खुद के जो बगीचा है उसमें से जो मात्र वृक्ष है उससे मैं जो आंवले के फल आते हैं उससे मैं बीज तैयार करके जो थैलियों में लगा के और फिर ये जो देसी पौधे तैयार हो जाते हैं उसमें जो अपनी जो पेंसिल आकार का तना हो जाता है उसमें उसके बाद में उसमें कलम बनती है। जो कलम बनती है वो जो मेरे यहाँ नर्सरी में मात्र वृक्ष हैं उसमें से कलम लेके मैं जो आंवला है उसमें कलम बांधता हूँ। ये कलम बांधने के बाद में जुलाई अगस्त में ये 1-1.5 फीट की हो जाएगी। तो अपन जैसे किसान भाई अगर कोई लेना चाहता है तो वो नर्सरी से ये आंवले के पौधे ले सकता है। इसी प्रकार जैसे केरुंदा है, केरुंदा का जो ये बीज से तैयार होता है। पहले ये इनकी क्यारियाँ गुड़ाई करके क्यारियाँ तैयार होती है, उन क्यारियों में वो जो बीज रोपण होता है उसमें रोपण होने के बाद में उसमें पानी चलना चाहिए। पानी चलने के बाद में उसमें 10-15 दिन रोज बाद में उसमें जो खरपतवार है वो उगाती है तो उसको निकालना है। ये जो अपने जो केरुंदा का जो बीज क्यारियों में लगाया ये अगली साल बरसात जुलाई में अपन थैलियाँ भर के उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये अपने केरुंदे के पौधे तैयार हो गए। जैसा कि जो ये अपने जो कुछ पौधे ऐसे हैं जो कटिंग से तैयार किया है, जैसे पॉपुलर है, मोगरा है, गुड़ल है, डबल चांदनी है, रात रानी है, कनेर है, ये कटिंग से तैयार होता है पौधा। पौध की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए नियमित रूप से नर्सरी में सिंचाई करनी चाहिए। नर्सरी में सिंचाई झारे के द्वारा करें ताकि नर्सरी में अधिक पानी न भर सके और आपको स्वस्थ पौधों की प्राप्ति हो सके। बस ध्यान ये रखना है इसमें, एक तो पानी का, दूसरी बात समय समय पर उसमें गुड़ाई, कुछ अगर कीट वगैरह लग रहा है तो उसमें कुछ दवाई का स्प्रे, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। बरसात आ गई तो बरसात के टाइम में पानी की विशेष प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कोई अगर उसमें कोई बीमारी है उसको दवाई का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी फलदार पौधों को लगाने का सही समय चल रहा है, तो आप जिस भी किस्म का फलदार बाग लगाना चाहते हैं उसी किस्म के पौधे का चयन कर रोपाई करें ताकि आने वाले समय में आपको गुणवत्ता युक्त अधिक फल उत्पादन मिल सके। अब जुलाई महीने में क्या बरसात स्टार्ट हो जाती है तो पौधे किसान भाई अपने अपने खेत में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक पौधे किसान भाई खेतों में लगाते हैं, सितंबर तक लगाते हैं। अक्टूबर का महीना जैसे आता है तो अपन को, जैसे किसान भाई खेत में अगर पौधे लगाया है तो अक्टूबर नवंबर के महीने में अपन को खाद डालनी है। उसमें जो जिस खेत में अपने पौधा प्लांटिंग्स किया है उसमें खाद डालनी है। उससे क्या है, नवंबर दिसंबर में सर्दी आ जाती है तो उसने खाद डाला है, उस खाद से क्या होता है उस पेड़ में गर्माश रहती है तो सर्दी का भी एक तो प्रकोप कम रहेगा। दूसरी बात, जैसे ही जनवरी फरवरी आएगी तो पौधे में ग्रोथ शानदार होगी। जो पानी अपने जो बांध दिया है वो उठाइए, उसमें क्या है थोड़ा सा दीमक की दवाई तो दिसंबर जो बांधे ना वो पूरा उस टाइम में ही घेरनी चाहिए क्योंकि दीमक नहीं लगेगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
महिलाओं को अलग कर दिया। कांग्रेस आलाकमान ने एमपी चुनाव के लिए किया चुनाव अभियान समिति का गठन। कांतिलाल भूरिया बनाए गए चेयरमैन। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह समेत कुल 32 सदस्य शामिल। झाबुआ में एमपी कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बने कांतिलाल भूरिया। झाबुआ में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, मिठाई खिलाकर करवाया मुंह मीठा। बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग टोली बैठक के बाद बोले, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। लेमन ग्रास एक ऐसी फसल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का सबसे बेहतर सोर्स है। लेमन ग्रास ऑयल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल परफ्यूम और कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, लेमन ग्रास की भी मांग बढ़ी है। इसीलिए किसानों के लिए ये फायदे की खेती बनती जा रही है। लेमन ग्रास की खूबी यह है कि इसे सूखा और बंजर प्रभावित इलाकों में भी लगाया जा सकता है। चलिए इसकी खेती के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश्वर मिश्रा से। सर्वप्रथम मैं लेमन ग्रास के बारे में बताना चाहूँगा। ये घास कुल का प्रजाति होता है, ग्रेमिनी जिसको बोलते हैं फैमिली हम लोग। इसका एक सदस्य होता है और इसका बिहेवियर बिल्कुल घास की तरह होता है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि ये घास की तरह ही व्यवहार करता है। ये चाहे आप इसको बहुत ही आर्द्र कंडीशन में या बहुत ही सूखे कंडीशन में ग्रो करना चाहें तो दोनों ही तरह की स्थिति के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। लेमन ग्रास, जिसे नींबू घास भी कहते हैं, इसकी खेती सिंचाई की सुविधा हो वहाँ तो हो सकती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो वहाँ भी की जा सकती है। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती वहाँ इसे बरसात में लगाएं और जहाँ सिंचाई हमेशा मिल सकती है वहाँ अधिक ठंड और अधिक गर्मी को छोड़कर कभी भी लगा सकते हैं। इसकी खेती उन क्षेत्रों के लिए अधिक फायदे वाली है जहां जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसे कई जंगली या छोटे जानवर नहीं खाते हैं। साथ ही रोग कीटों की समस्या भी नहीं आती है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो सॉइल कंडीशन जो होता है, दोमट मिट्टी और जो थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है, ये इसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय जो बागवानी मिशन है, जो कि सीएमएफ लखनऊ ने डेवलप किया हुआ है, रोजा करके एक वैरायटी है, हरित करके, ऐसे और अनेक 2-3 प्रजाति विकसित की है जिसके अंदर ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से कृषक बंधु जो हैं चाहे तो ऐसी एजेंसी से संपर्क करके इसके बीज को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब लेमन ग्रास के उपयोग के बारे में जान लें। इसके तेल से नींबू की तरह विशेष खुशबू आती है, जिसका प्रयोग दवाओं में, अच्छे स्टैंडर्ड का परफ्यूम बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और साबुन का निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा इसके डंठल का भी निर्यात होता है। इसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए आप नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके ही इसकी खेती करें, जिससे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो और आपका उत्पाद आसानी से बिक जाए। तो उसकी खेती करने के लिए हमको करीब 1 हेक्टेयर में कम से 4 या 5 किलो सीड की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। और बीज को हम पहले नर्सरी में ऐसी नर्सरी बेड लगा करके इसका छोटा पौधा तैयार कर सकते हैं और इस तरह से उगाए गए पौधे को हम खेतों में ले जा करके कम से कम 2 या 2.5 मीटर के स्पेसिंग पे हम इसको पूरे सघन रूप से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से कम 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपको 35 से 40 हज़ार पौधे जो है आराम से लगाए जा सकते हैं। इसकी खेती सिंचित, असिंचित क्षेत्रों के अलावा सूखा, ऊसर और ढलान वाले खेतों में कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए पुराने फसल से स्लिप लिया जाता है और इसकी रोपाई की जाती है।
1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 स्लिप्स लगते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। अन्य रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करें। अगर कंपोस्ट खाद उपलब्ध न हो तो उस दिशा में रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ेगा। खड़ी फसल में खाद उर्वरकों के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के बाद अगर बरसात का दिन नहीं है तो शुरुआत में सिंचाई करनी होगी। इस तरह से आपकी फसल 5 से 6 माह के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर आप 3 या 4 बार कटाई करेंगे। प्रति हेक्टेयर 3.5 से 4 लाख जो इसका रेट चला हुआ है 1500 रुपये पर लीटर इसके ऑयल का रेट होता है। तो इस तरह से कम हम 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 लाख रुपए का उपज हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है। इसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की किस तरह से लेमन ग्रास की प्रजाति का आप खेती कर सकते हैं, किस तरह से इसको आय अर्जित करके आप अपने आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुनारी, जिला रतलाम के कृषक उमेश कुमार ने। ये चावला की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो उमेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। लोबिया को चवला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक दलहनी फसल है जो प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन और खनिज से भरपूर होती है। लोबिया की खेती दाल, सब्जी, हरी खाद और चारे के लिए की जाती है। लोबिया सूखे को सहन करने और जल्दी पकने वाली फसल है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करती है। भूमि: लोबिया की खेती किसी भी प्रकार की भूमि में की जा सकती है। इसके अच्छे उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। अच्छे जल निकास और प्रचुर रूप से कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी इसके लिए विशेष रूप से उपयुक्त होती है। चवला की उन्नत किस्में: आज के समय में चवला की कई किस्में विकसित है जो इस प्रकार से हैं। चवला की उन्नत किस्म पूसा फाल्गुनी, फसल अवधि 60 से 70 दिन, पौधा बौना और झाड़ीनुमा होता है। चवला की उन्नत किस्म पूसा कोमल, फसल अवधि 50 से 55 दिन, बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधी है। फलियों का रंग हल्का हरा होता है। उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चवला की उन्नत किस्म पूसा 2 फसली, इसकी फसल अवधि 45 से 50 दिन। यह किस्म तीनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त है। फली का रंग हल्का हरा होता है। उपज 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चवला की उन्नत किस्म पूसा ऋतुराज, फसल अवधि 45 से 50 दिन, गर्मी और बारिश दोनों मौसम के लिए उपयुक्त। उपज 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चवला की उन्नत किस्में RC19, RC101 जिन्हें लगाकर किसान अच्छी पैदावार ले सकते हैं। खेत की तैयारी: सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। इसके बाद 2 बार देशी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते हैं। खाद और उर्वरक: फसल बुआई से पहले खेत में 10 से 12 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। फसल बुआई के समय प्रति एकड़ खेत में 25 किलो यूरिया, 25 किलो पोटाश, 40 किलो DAP बुआई के समय डालते हैं। बीज की मात्रा: चवला की खेती के लिए बीज 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज उपचार: हाइब्रिड बीज पहले से उपचारित आते हैं, इनकी सीधी बुआई की जा सकती है। अगर घर पे तैयार किया हुआ या देशी बीज की बुआई करते हैं तो इसे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्लस थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। बुआई का तरीका: चवला की फसल बुआई के समय पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हुए बुआई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण: बुआई के बाद फसल में कई तरह के खरपतवार उग जाते हैं। जो किसान भाई रासायनिक दवाओं से खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं
तो वे बुआई के 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं। इसके बाद खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है और किसान को अच्छा मुनाफा होता है। और एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर